हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट पर आपसे चर्चा की, बालू संवर्ध प्रयोग पर आपसे चर्चा की और आपको हमने बताया कि पादपों को शुद्ध बालू में क्या है उगाया जाता है। पादपों को शुद्ध बालू में उगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बालू को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करते हैं, धोते हैं। जब बालू को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है, HCl से धोया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें जो खनिज तत्व होते हैं, बालू में उपस्थित जो खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बालू में खनिज तत्वों के नष्ट होने पर बालू में जब खनिज तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बालू का क्या किया जाता है, निर्जमीकृत हो जाता है। तो निर्जमीकरण के पश्चात बालू को क्या है, पानी से धोया जाता है और पानी से धोकर के उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध बालू का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस बालू के अंदर हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ पादप, ठीक है, दो प्रकार के पादप होते हैं, एक नियंत्रित और दूसरे होता है अनियंत्रित। नियंत्रित पादप वो होते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है। अनियंत्रित पादप है जिनका हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं परंतु वहां पर किसी न किसी चीज की कमी हम वहां पे छोड़ देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पादप, ठीक है, और अन्य जो नियंत्रित पादप होते हैं उन पादपों को उस बालू के अंदर, उस शुद्ध बालू के अंदर क्या है, उगाते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो बालू होती है, ठीक है, शुद्ध बालू में हम क्या करते हैं, शुद्ध बालू में जो पादप उगाए अर्थात जो नियंत्रित पादप है उनको क्या है, पोषक विलयन का घोल, सभी पोषक तत्वों के विलयन का घोल क्या है, उस पादपों को उगाया जाता है। परंतु दूसरे पादप ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अन्य पादप होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कुछ खनिज तत्वों की कमी करके और पोषक विलयन का घोल बना करके उन पादपों को उपलब्ध कराते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उन पादपों के अंदर हम क्या है, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उनमें हम खनिज तत्वों की कमी कर देंगे तो उन पादपों में क्या है, उन खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण हमें क्या है, दिखाई देंगे। इस प्रकार से हम बालू संवर्धन तकनीक के द्वारा पादपों के अंदर, ठीक है, खनिज तत्वों की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति नहीं होने के कारण उनमें उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में आसानी से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बालू संवर्धन तकनीक के अंदर कुछ कठिनाइयां आती हैं, इसलिए हमने आपको बताया क्वार्टज है, प्लास्टिक चिप्स होते हैं, वर्मिकुलाइट होती है, कृत्रिम मृदा होते हैं, इन सभी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए, वर्मिकुलाइट क्या होता है, एक विशेष प्रकार का खनिज होता है जो प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी पर क्या है, पाया जाता है, जो हल्का होता है, जिसका भार कम होता है, लाइट वेटेड होता है, अक्रिय होता है, बंद होता है, ठीक है, और ऊष्मारोधी होता है। हमने आपको बताया वर्मीकुलोपोनिक्स क्या है। वर्मीकुलोपोनिक्स क्या है कि आजकल पादपों को उगाने के लिए वर्मिकुलाइट का उपयोग किया जाता है। इसी तकनीक को वर्मीकुलोपोनिक्स कहा जाता है। इसके पश्चात हमने आपको बताया कि पौधे के अनिवार्य पोषक तत्व, ठीक है, पादप खनिज तत्वों को, पादप जो होते हैं वो खनिज तत्वों को पोषक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खनिज पोषक तत्व कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 105 खनिज तत्व क्या है, पाए जाते हैं, जिनमें से इन 105 तत्वों में से 60 खनिज तत्व जो होते हैं वो पादप में उपस्थित होते हैं, पादप में पाए जाते हैं। देखिए, खनिज पोषक तत्व जो होते हैं अनिवार्य पौधे में अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनिवार्य पोषक तत्व और दूसरे होते हैं अनावश्यक पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए, विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ऐसे अनिवार्य तत्व या ऐसे पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि और उनके विकास में क्या होता है, सहायक होता है, उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। और आवश्यक, यानी कि मैंने आपको बताया अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। दूसरे होते हैं अनावश्यक पोषक तत्व, ठीक है, यानी कि अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके अलावा जो शेष बचे जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनावश्यक पोषक तत्व कहा जाता है।
देखिए आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कि पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा के आधार पर, पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा के आधार पर उन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिन पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक है अनिवार्य पोषक तत्वों, पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, तत्वों की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों के अंदर क्या है? बांटा गया है। ठीक है, आधार पर वर्गीकरण लिख देता हूं मैं, आधार पर वर्गीकरण। आपको हम बता दें कि अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, अर्थात अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, ठीक है, इन्हें 2 श्रेणियों के अंदर क्या है? बांटा गया है। पहली जो श्रेणी होती है उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? वृहत पोषक तत्व। इनको बोलते हैं वृहत पोषक तत्व, या इन्हें बोलते हैं दीर्घ पोषक तत्व, या इन्हें कहते हैं गुरु पोषक तत्व, या इन्हें कहा जाता है प्रधान पोषक तत्व। इंग्लिश में बोलता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, या इनका दूसरा नाम है लघु पोषक तत्व, या लघु मात्रिक, या लघु पोषक तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वृहत पोषक तत्व, जिन्हें दीर्घ पोषक तत्व, जिन्हें गुरु पोषक तत्व, जिन्हें प्रधान पोषक तत्व भी क्या है? कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे अनिवार्य तत्व होते हैं कि पौधे का 1 ग्राम शुष्क भार है, पौधे का जो 1 ग्राम शुष्क भार है, पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार है। शुष्क भार मैंने आपको निकालना बताया था। ठीक है, पौधे का शुष्क भार कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं। मैंने बताया कि किसी भी पादप के ताजे भाग को लेकर के उसे ओवन में 1 से लेकर के 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या है? उसे रखा जाता है, अर्थात उसे गर्म किया जाता है। और जब उसे गर्म किया जाता है तो उसमें उस पादप के अंदर जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होने के बाद, ठीक है, उस पादप का क्या है? शुष्क भार हमारे द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो पौधे का 1 ग्राम जो शुष्क भार होता है, पौधे का 1 ग्राम शुष्क भार में, ठीक है, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है? 1 ग्राम शुष्क भार में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम पाई जाती है। 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम अगर मात्रा पाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है? वृहत पोषक तत्व, या दीर्घ पोषक तत्व, या गुरु पोषक तत्व, या प्रधान पोषक तत्व। या हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे अनिवार्य तत्व, ऐसे अनिवार्य तत्व, ठीक है, जिनकी सांद्रता पादपों में अधिक पाई जाती है, जिनकी सांद्रता पादपों में अधिक पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वृहत पोषक तत्व, या गुरु पोषक तत्व, या उसे दीर्घ पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को हम किस तरीके से देखेंगे कि ऐसे अनिवार्य तत्व, ऐसे अनिवार्य तत्व, ठीक है, जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, ठीक है, 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम, 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम मात्रा में क्या है? पाए जाते हैं। यानी कि पौधे के शुष्क भार कितना है? 1 ग्राम शुष्क भार है, और 1 ग्राम शुष्क भार में कितना पाया जाता है?
ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम अगर पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? वृहत पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व, गुरु पोषक तत्व या उसे प्रधान पोषक तत्व कहा जाता है। एक बार फिर परिभाषा देखिए कि ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से लेकर 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। अर्थात ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में बहुत अधिक सांद्रता के रूप में क्या है? पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। वृहत पोषक तत्व की परिभाषा एक बार फिर आपको मैं बोल रहा हूं। ऐसे अनिवार्य तत्व, ठीक है, ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से लेकर 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, उसे वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। आपको बता दूं, वृहत पोषक तत्वों की जो संख्या होती है, वृहत पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। वृहत पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब 9 के बारे में आपको बता रहा हूं कौन कौन से 9 तत्व होते हैं जो पाए जाते हैं। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तो ये हो गए ना। NPK आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, 3 3 6 और ये 3 9। इस तरीके से वृहत पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मैंने आपको बताया अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। और अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। तो वृहत पोषक तत्वों की संख्या 17 में से कितनी है? 9। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अर्थात सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वृहत पोषक जो तत्व होते हैं, इन्हें भी 2 समूहों में क्या है? बांटा गया है। वृहत पोषक तत्वों को कितने समूहों में बांटा गया है? 2 समूहों के अंदर बांटा गया है। पहला समूह है जिसको बोलते हैं प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व, वृहत पोषक तत्व, उसी बोल दीजिए। और दूसरा है द्वितीय वृहत मात्रिक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व या द्वितीय वृहत मात्रिक तत्व, वृहत मात्रिक तत्व। देखिए, प्राइमरी इनको बोलते हैं प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट और इनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट ठीक है। प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व और दूसरा होता है द्वितीयक मात्रिक तत्व। अब मैं बात करता हूं प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व कौन से होते हैं। देखिए, प्राथमिक वृहत मात्रिक जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये क्या है? मृदा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। और मृदा में जिन तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मृदा में मेजरली 3 तत्वों की कमी होती है जिसका नाम है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की मृदा में क्या हो जाती है? कमी रहती है, मेजरली कमी रहती है। इसलिए हम यूरिया खाद डालते हैं। यूरिया का जो कट्टा आता है, ठीक है, यूरिया खाद का, उस पर लिखा होता है नाइट्रोजन 46%, ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व होते हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं, इन तत्वों की मृदा में क्या होती है? कमी रहती है। और इनकी अधिक उपयोगिता के कारण, इनकी क्या है? अधिक उपयोग पादपों के द्वारा किया जाता है।
इसलिए इन तत्वों को, इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। इन तीनों तत्वों को कौन से तत्व कहा जाता है? क्रांतिक तत्व कहा जाता है। क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट किसे कहते हैं आपसे अगर पूछा जाए, या क्रिटिकल एलिमेंट्स के नाम बताइए, क्रांतिक तत्वों के नाम बताइए, तो क्रांतिक तत्वों के नाम हो गए एनपीके। या आपसे पूछा जाए कि क्रांतिक तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी मृदा में क्या होती है, कमी होती है, और जिनका उपयोग पादपों के द्वारा क्या है, अधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है, उन्हें कौन से तत्व कहा जाता है? क्रांतिक तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो एनपीके जो होते हैं वो मृदा में, एनपीके जो होता है वो मृदा में इन तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, और इनकी अधिक उपयोगिता के कारण इन्हें क्रांतिक तत्व क्या है, कहा जाता है। और इनका प्रमुख जो स्रोत होता है, एनपीके का जो प्रमुख स्रोत होता है वो रासायनिक उर्वरक होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, ठीक है, जो प्रमुख स्रोत होता है, मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। तो प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व क्या कौन कौन से हैं? ये तीन होते हैं एनपीके। और मैंने आपको बताया ये एनपीके जो होते हैं, इनकी मृदा में इन तत्वों की जब कमी हो जाती है तो पौधे जो होते हैं वो इनके पौधे जो होते हैं उनको इनकी अधिक उपयोगिता के कारण, ठीक है, इनको क्या करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं। इसलिए इन्हें कौन से तत्व भी कहा जाता है? क्रांतिक तत्व भी इन्हें कहा जाता है। और इन प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्वों का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है? रासायनिक उर्वरक होता है। क्या होता है? प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्वों का प्रमुख स्रोत जो होता है वो रासायनिक उर्वरक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है। देखिए अब द्वितीय वृहत मात्रिक तत्वों पे बात कर रहा हूं। द्वितीय वृहत मात्रिक तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है, ये द्वितीय वृहत मात्रिक तत्व होते हैं। देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को द्वितीय वृहत मात्रिक तत्व क्या है? माना गया है या माना जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को द्वितीय वृहत मात्रिक तत्व क्या है? माना जाता है। इज इट क्लियर? हमने आपसे बात कर लिया है क्या? अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। हमने आपको बताया अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे, ठीक है, के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात जो अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं उन्हें वृहत पोषक तत्व कहा जाता है। वृहत पोषक तत्वों की संख्या 9 होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। वृहत पोषक तत्वों को दो समूहों में बांटा गया है, प्राथमिक वृहत मात्रिक पोषक तत्व और द्वितीयक वृहत मात्रिक पोषक तत्व। प्राथमिक वृहत मात्रिक पोषक तत्वों में मैंने बताया एनपीके होता है। जब मृदा में इन तत्वों की कमी हो जाती है तो इनका अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व या इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। द्वितीयक वृहत मात्रिक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को द्वितीयक वृहत मात्रिक तत्व कहा जाता है। इज इट राइट? तो हमने आपको बात कर लिया है प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व और द्वितीयक वृहत मात्रिक तत्वों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। हमने आपको बताया कि पौधे जो होते हैं उनके 1 ग्राम शुष्क भार में, पौधे के यदि 1 ग्राम शुष्क भार में अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा यदि 0.1 ग्राम से भी कैसी हो? कम हो। किससे कम हो? 0.1 मिलीग्राम से भी क्या हो? कम हो। किससे कम हो? 0.1 मिलीग्राम से भी यदि कम हो तो उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व कहते हैं। परिभाषा क्या निकल के आ गई कि ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में
0.1 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 0.1 मिलीग्राम मात्रा में क्या है पाए जाते हैं, अर्थात जो बहुत ही कम सांद्रता के रूप में क्या है पौधे के शुष्क भार में पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, या 0.1 नहीं बोले तो 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा में अगर पाए जाए, 0.1 मत बोलिए आप इसको, यहां पे केवल ये बोलिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम मात्रा से भी कम मात्रा में क्या है पाए जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म। 1 मिलीग्राम मात्रा से भी कम मात्रा में अगर पाए जाए, अर्थात जो बहुत ही कम या बहुत ही न्यून सांद्रता के रूप में पाए जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, 8 के नाम मैं बता रहा हूं। देखिए, एक तो होता है बोरॉन, ठीक है, क्लोरीन, बात समझ में आ गई, कॉपर, ठीक है, निकिल, Fe, Mn, MO, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सा रह गया? जिंक। ठीक है, ये हो गए टोटल 8। बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, निकिल, Fe, Mn, मोलिब्डेनम और जिंक। ये सारे तत्व ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा में क्या है पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसलिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या आपको समझ में आ गई, 17 होती है। 17 में वृहत पोषक तत्वों की संख्या 9 होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब मैं आपको बता दूं, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उन उच्च श्रेणी के पादपों में ये 17 अनिवार्य तत्व तो पाए जाते हैं। हायर कैटेगरीज के जो प्लांट होते हैं, खासतौर से एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं या जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, आवर्त बीजी पादप होते हैं या कुछ अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उन पादपों में, ठीक है, 17 अनिवार्य पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। पर इन 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा भी कुछ ऐसे लाभदायक तत्व भी क्या है उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ लाभदायक तत्व भी उनके अंदर क्या है पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कार्यात्मक या लाभदायक तत्व उन्हें क्या है कहा जाता है। जिन्हें कार्यात्मक या क्या कहा जाता है? लाभदायक तत्व कहा जाता है। अब कार्यात्मक या लाभदायक तत्व कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। देखकर, एक तो होता है सोडियम, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है कोबाल्ट CO, और एक होता है सेलेनियम Fe। ठीक है, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट, ये ऐसे तत्व होते हैं जो 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा भी उच्च श्रेणी के पादपों में क्या है पाए जाते हैं, और उन पादपों के लिए कैसे होते हैं? ये लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लाभदायक तत्व, बेनिफिशियल एलिमेंट, या इन्हें फंक्शनल क्रियात्मक एलिमेंट भी इन्हें क्या है जाना जाता है, या कार्यात्मक तत्व भी इन्हें क्या है कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं अनिवार्य जो तत्व होते हैं उनको कार्य के आधार पर क्या किया गया है? बांटा गया है। अनिवार्य तत्वों को कार्य के आधार पर 4 भागों में या 4 श्रेणियों में क्या है बांटा गया है। ठीक है, अनिवार्य तत्वों को, अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर देखिए, अनिवार्य पोषक तत्वों को, अनिवार्य पोषक तत्वों को
कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण है वो 4 समूहों में किया गया है या 4 श्रेणियों में क्या है बांटा गया है। तो अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में या 4 श्रेणियों के अंदर क्या है बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला कार्य है रचनात्मक तत्व या संरचनात्मक तत्व। ठीक है, रचनात्मक तत्व या स्ट्रक्चरल एलिमेंट। दूसरा होता है ऊर्जा से संबंधित तत्व। ठीक है, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट, ऊर्जा से संबंधित तत्व। ठीक है, रचनात्मक तत्व हो गया, दूसरा हो गया ऊर्जा से संबंधित तत्व, और तीसरा जो होता है वो है एंजाइम सक्रियक, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम सक्रियक। ठीक है, ये एंजाइम सक्रियक होते हैं। और चौथा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे तत्व जो पादपों की जो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो पादपों की कोशिकाओं के परासरणीय कार्य का क्या करता है? संतुलन करता है। ऐसे तत्व जो पादपों की कोशिका के परासरणीय संतुलन में सहायक होते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो पादपों की कोशिका के परासरणीय कार्य के संतुलन को क्या है बनाए रखते हैं या संतुलन में सहायक होते हैं। तो आपको हमने बताया अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है रचनात्मक तत्व। रचनात्मक तत्वों पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे जो होते हैं आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इन तत्वों को हम अखनिजी तत्व के नाम से जाना जाता है। अखनिजी तत्वों के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। ठीक है, नॉन मिनरल एलिमेंट्स के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। अखनिजी तत्व है सारे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इन अखनिजी तत्वों की संख्या वैसे मैं आपको बता दूं कितनी होती है, 3 होती है, परंतु आपको हमने यहां पर क्या लिखे हैं? 4 लिखे, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में पाई जाती है। ये अखनिजी तत्व जो होते हैं ये मुख्य रूप से वायुमंडल और जल के अंदर क्या है पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर भी पाए जाते हैं, जल के अंदर भी पाए जाते हैं। इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्लियरली। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रचनात्मक तत्व। तो पौधे क्या है कि वायुमंडल से या जल के माध्यम से कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करते हैं तो जल को क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जल को क्या करते हैं? पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्लियर बात है? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जब H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया की तो इन्होंने क्या ग्रहण किया? जल। और पौधे की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें जैव रसायनों का क्या होता है? निर्माण होता है। बायोकेमिकल्स का निर्माण होता है, अर्थात इनमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है। इनके अंदर प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। वसा का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्लों के रूप में डीएनए और किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। अर्थात पादपों की ये संरचना, ठीक है,
पादपों की जो संरचना होती है, कोशिकाओं की जो संरचना होती है, उसके निर्माण में कौन सहायक होते हैं? ये 4 तत्व सहायक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। ये चारों तत्वों को पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ग्रहण करने के पश्चात विभिन्न जैव रासायनों का क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थों का ये क्या करता है? निर्माण करते हैं। जब विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो कौन कौन सा को हो गया? मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए और आरएनए का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये सभी कोशिका, ये सभी पादपों की कोशिकाओं में क्या करती है? संरचनात्मक, ठीक है, सभी पादपों की कोशिका की संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसे तत्व जो पौधे की संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उन तत्वों को कौन से तत्व कहते हैं? संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। और संरचनात्मक तत्व कितने होते हैं? 4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब बात करते हैं ऊर्जा से संबंधित तत्व। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि पौधे की पत्तियां जो होती है, उन पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पर क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सहायक होता है? जब पादप जो होता है वो मृदा से मैग्नीशियम तत्व को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जब मैग्नीशियम तत्व का ग्रहण करेगा तो ये क्लोरोफिल जो होगा उसका निर्माण होगा। और क्लोरोफिल का जब निर्माण होगा तो आपको मैं बता दूं कि यही मैग्नीशियम तत्व क्या करेगा? क्लोरोफिल का निर्माण करेगा। निर्माण करने के पश्चात ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करेगा। क्रिया करने के पश्चात भोजन का क्या होगा? निर्माण होगा। भोजन के रूप में इनके अंदर ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। आपने रिएक्शन पढ़ी है, CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पर्णहरित हो गया, ठीक है। ये किसका निर्माण हो गया? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो गया, ऑक्सीजन का निर्माण हो गया और किसका निर्माण हो गया? ऊर्जा का निर्माण होगा। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो यहां से ऊर्जा का निर्माण किसने किया है? इस मैग्नीशियम तत्व ने ऊर्जा का क्या किया है? निर्माण किया है। क्योंकि अगर पर्णहरित में मैग्नीशियम के द्वारा पर्णहरित का निर्माण नहीं होता तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं होता, नहीं ऊर्जा का निर्माण होता, नहीं ऑक्सीजन का क्या होता? निर्माण। अर्थात ऐसे तत्व जो ऊर्जा के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। कौन से तत्व है? मैग्नीशियम। दूसरा है फास्फोरस। मैग्नीशियम और जो फास्फोरस होते हैं, ये दोनों जो तत्व होते हैं वो ऊर्जा के निर्माण की क्रिया के अंदर क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अर्थात वे तत्व जो पौधे की ऊर्जा से संबंधित यौगिक, जैसे ATP के रूप में क्या होता है? फास्फोरस होता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के लिए क्या उपयोगी होता है? मैग्नीशियम उपयोगी होता है। और ये फास्फोरस और मैग्नीशियम जो होते हैं, ये दोनों तत्व ऐसे होते हैं जो ऊर्जा से संबंधित क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अगर पौधे को ये फास्फोरस और मैग्नीशियम तत्व उपलब्ध नहीं होगा तो फास्फोरस अगर उपलब्ध नहीं होगा तो ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। मैग्नीशियम जो होता है इससे भी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इन दोनों का निर्माण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं एंजाइम सक्रिय। कुछ ऐसे खनिज तत्व होते हैं जिनको पौधे क्या कर लेते हैं? मृदा से ग्रहण कर लेते हैं। कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे खनिज तत्व होते हैं, ठीक है। जिंक होता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक, ये 3 ऐसे खनिज तत्व होते हैं। इनको जब पौधा मृदा से ग्रहण कर लेता है तो पादपों के अंदर जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और वो एंजाइम उन पादपों की उपापचय क्रियाओं को पूरा करने में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। अर्थात एंजाइम सक्रिय की परिभाषा क्या हुई? आप ध्यान से सुन लीजिए। वे तत्व जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को क्या करते हैं? सक्रिय बनाते हैं, वो तो कहलाते हैं एंजाइम सक्रिय। और एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम अगर अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? मोलिबेडियम होता है। ये मोलिबेडियम का भी, ठीक है, मोलिबेडियम का भी ये क्या है? ये खनिज तत्व का उपयोग भी पादपों के द्वारा मृदा से क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। मोलिबेडियम भी
मृदा से पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के कारण एंजाइम जो बहुत अधिक सक्रिय हो गए उनको क्या करते हैं, निरोधक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात उनकी क्रियाशीलता को क्या करता है, कम करता है। अर्थात वे तत्व, वे खनिज तत्व, ठीक है, या वे अनिवार्य पोषक तत्व जो एंजाइमों की सक्रियता और निरोधकता को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उन्हें एंजाइम सक्रियक कहते हैं। और सबसे अंत में मैंने बताया ऐसे तत्व जो पौधे की कोशिका के परासरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है, ये तत्व जो होते हैं ये चौथे प्रकार की श्रेणियों के अंदर क्या है, बांटा गया। बात समझ में आ गई। तो हमने आपसे बात करी है अनिवार्य पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर वर्गीकरण, 4 प्रकार हो गए, रचनात्मक तत्व, ऊर्जा से संबंधित तत्व, एंजाइम सक्रियक और ऐसे तत्व जो पादपों की कोशिकीय परासरण संतुलन को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए अब कुछ छोटी बातें जिन पर मैं बात कर रहा हूं। 17 अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं इन्हें खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। 17 जो खनिज तत्व होते हैं या 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। और 4 अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अखनिज, 4 कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। ये अखनिज जो पोषक तत्व होते हैं इनका मुख्य स्रोत वायुमंडल होता है या फिर क्या होता है, मृदा होती है या फिर क्या होता है, जल होता है, ठीक है। इन चारों का स्रोत क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों अखनिज तत्व होते हैं, अखनिज पोषक तत्व होते हैं जिनका प्रमुख स्रोत या तो वायुमंडल होता है या फिर क्या होता है, जल होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल का एक प्रमुख स्रोत होता है। आपको पता है वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। परंतु पादप जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते, इसलिए पादप क्या करता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण नहीं करते, उस नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट में बदलते हैं या नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं, तब जाकर के उसको क्या करते हैं, ग्रहण करता है। क्लियर बात है। परंतु आपको मैं बता दूं जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं अखनिज तत्वों की संख्या कितनी होती है, 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपसे अगर ये पूछा जाए फाइनली कि अखनिज तत्वों की संख्या होती है तो 3 होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परंतु कुछ वैज्ञानिक इनको 4 ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने नाइट्रोजन को इसमें क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये अखनिज जो तत्व होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। पादप जो होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आज जो हमने आपसे चर्चा की है वो 2 टॉपिकों पर की है। पहला जो टॉपिक था वो हमारा ये था कि अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके आवश्यक मात्रा के आधार पर उनका वर्गीकरण, और दूसरा मैंने बताया अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उनको कार्य के आधार पर क्या है, वर्गीकरण किया गया। आज हमने ये टॉपिक 2 पढ़ा है, ठीक है। देखिए आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। कल से हम क्या है कि जितने भी खनिज पोषक तत्व होंगे, अनिवार्य पोषक तत्व, उन 17 अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।